गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, आज मैं आपको कृतिका से लेसन नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। प्रश्नोत्तर बताने जा रहा हूँ कि इस लेसन से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे उसका उत्तर लिखा जाता है, आदि आदि के संबंध में आपको बता। ये पाठ हमने आपको पहले पढ़ा दिया। अब उससे जुड़े परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नोत्तर को आपको बताया जा रहा है। ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले इस पाठ में लेखिका ने यह एक जो पाठ है वो यात्रा वृत्तांत, यात्रा कथा, गंगटॉक, सिक्किम की राजधानी गंगटॉक, जो कि हिमालय की तराई पर बसा है और प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है। ये पर्वतीय प्रदेश है, प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है और यहाँ हर समय प्राकृतिक दृश्य बदलते रहते हैं। कुदरत इस स्थान को सजाती है, संवारती है। जिस स्थान को भगवान जैसा बड़ा कलाकार बनाता है, सजाता है, संवारता है, उसकी शोभा अवर्णनीय है, अतुलनीय है। इसलिए यह स्थान पर्यटकों के लिए, सैलानियों के लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा स्थान है। बहुत देश विदेश से पर्यटक इस स्थान को देखने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि ये हिमालय की तराई पर बसा है। हिमालय की तराई में, हिमालय के किनारे बसा है और प्राकृतिक रूप से ये बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अद्वितीय है। और यहाँ के जो रहने वाले पुरुष और महिलाएँ हैं, उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। वे हमेशा काम करते हैं, घर का प्रत्येक सदस्य काम करता है और किस प्रकार वो अपने प्रदेश को साफ सुथरा और सुरक्षित रखेंगे, ये भी सीख उनसे हमको लेनी चाहिए। यहाँ के अधिकांश लोग जोखिम भरा काम करते हैं और महिलाएं भी कठोर से कठोर और जोखिम भरा काम करती हैं। तो पाठ में हम देखेंगे गंगटोक शहर के बारे में क्या बताया गया, युथाम का रास्ता कैसे है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें मातृत्व और श्रम साधना का दृश्य, स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे, चाय के बागानों में काम करती युवतियाँ हैं, गंगटोक की युवतियाँ, लायुंग में पड़ाव। और इसके बाद हम देखेंगे चीन की सीमा, गंगटोक चीन के पास चीन की सीमा दिखती है। फिर लायुंग से युथाम की ओर। तो लेखिका मधु काकरिया गंगटोक देखने के लिए जाती है और वहाँ क्या दिखती है और उस स्थान के बारे में क्या उन्होंने लिखा है, ये सारी बातें इस पाठ में लिखी गई। तो यात्रा कथा, ये एक यात्रा कथा है जिसमें गंगटोक के बारे में हैं बहुत सारी बातें बताई गई हैं। भारत का सिक्किम जो राज्य है, उसकी राजधानी है गंगटोक, इसको गंगटोक भी कहते हैं। इसके आगे हिमालय की यात्रा आरंभ होती है। तो हिमालय के पास में बसा हुआ ये प्रदेश अपनी अनेक विशेषताओं के कारण से हर दृष्टि से यह देखने योग्य है कि रात के समय और दिन के समय गंगटोक कैसा दिखाई देता है। कंचनजंगा, हिमालय की जो चोटी है, वो कैसी दिखाई देती है। बौद्ध पताकाओं का महत्व क्या है,
और प्रकृति की मनोरम दृश्य कैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर प्रकृति और पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा गया है। यहाँ भूख, मौत और जीवन जीने की जंग में स्त्रियाँ किस प्रकार शामिल हैं। पहाड़ी जीवन की कठोरता कैसी है, पहाड़ी जीवन कैसा है, और पहाड़ी जीवन के लोग किस प्रकार कठोर काम करते अपने जीवन चलाते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। कटाव की सुंदरता कैसी है। सैनिक, हमारे देश के सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करने में किस प्रकार अनेक प्रकार के कष्टों और मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। सिक्किम के लोगों में किस प्रकार देश प्रेम की भावना है, और सिक्किम से जुड़ी हुई अनेक लोक मान्यताएं और कथाएं क्या क्या है। इन सब के बारे में इस लेसन में दिया गया है। कुछ कठिन शब्द हैं जिसको हम बता रहे हैं आपको। देखिए, स्थगित यानी रुका, चेतना यानी समझ, और कपाट यानी द्वार, श्वेत यानी सफ़ेद, स्मारक यानी यादगार, रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे, महिमा यानी शिद्दत, सैलानी यानी घूमने वाले पर्यटक यात्री, निर्मल यानी स्वच्छ, सयानी मतलब समझदार, आदि, अकस्मात यानी अचानक। तो ये कुछ कठिन शब्द है। तो एक सवाल जो परीक्षा में अक्सर आता है, सवाल ये है कि गंगटोक या गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर क्या होगा, हम आपको समझा रहे हैं। गंगटोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वत क्षेत्र होने के कारण यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ की जो प्राकृतिक वातावरण है वे कुछ कठिन है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ के लोगों को कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का स्थान कुछ दूसरा स्थान है। इसलिए कठोर मेहनत करके ही ये यहाँ के लोग अपने जीवन को चला पाते हैं। हर कदम पर कठिनाइयाँ, मुसीबतें हैं, संकट है, खतरा है। पहाड़ी प्रदेश है, इस कारण से पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। लोग कठिन मेहनत करते हैं और पत्थरों पर बैठकर औरतें कुदाली चलाती हैं, हथौड़े से पत्थर तोड़ती हैं, रास्ते बनाने में मदद करती हैं और श्रम साधना करती हैं। उनके इस काम को देखकर बहुत हैरानी भी, भारी भरकम कट्ठर को उठाती हैं। हरे भरे मैदानों में अब युवतियाँ अपने बच्चों को भी उठाती हैं और चाय बागानों में काम भी करती हैं और अपने मातृत्व धर्म का पालन भी करती हैं। तो लोग अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन जीते हैं और अपना जीवन गुजारने के लिए भी कठोर मेहनत करते हैं। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे सभी काम करते हैं। इसलिए गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। इसके बाद मैं आपको कुछ एक सवाल और बताता हूँ जो अक्सर परीक्षा में आते हैं। उसका उत्तर किस प्रकार लिखा जाए। ये सवाल आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर के सवाल में आपको कम से कम 8 लाइन 10 लाइन का उत्तर लिखना जरूरी होता है। तो जब आप लेसन को पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो इसकी घटनाओं को विशेष करके देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह से कठिनाइयों से जूझते हैं और अपने कर्तव्य का, अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हैं, इस पाठ के आधार पर लिखिए। तो हमारे देश भारत की सीमा पर बैठे फौजी गंगटोक में तापमान जहाँ पर 15 से 20 सेल्सियस से नीचे होता है, यानी अत्यधिक ठंड का प्रदेश है,
बहुत ठंड होती है यहाँ पर, ठंड से लोगों की मौत हो जाती है। कड़काती ठंड में यहाँ के सैनिक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पहरा देते हैं। ये लगातार अपने काम करते रहते हैं, सर्दी गर्मी हर परिस्थिति में सीमा में ये डटे रहते हैं ताकि भारत देश के लोग, भारत की जनता आराम से जीवन यापन कर सके। ये जवान हमेशा खतरे से खेलते हैं, जान हथेली पर लेकर काम करते हैं, तूफानों के बीच, आंधी के बीच में, कड़काती ठंड में जहाँ ठंड से मौत हो जाती है, वहाँ पर ये हमारे रक्षक फौजी भाई अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, लगातार काम करते हैं। तो इनके परिवार के प्रति हमारा कोई दायित्व बनता है। ऐसे परिवारों के प्रति हमें सहयोग की भावना रखनी चाहिए। उन फौजी भाइयों की बच्चों, परिवारों को हर प्रकार की मदद करनी चाहिए, उनके बच्चों को शिक्षा में सहयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है वो हम जरूर निभाएं और देश की फौजियों की सलामती के लिए हमेशा हम प्रार्थना करते रहें, उनके परिवार के साथ मेल जोल सद्भावना बनाकर रखें। एक सवाल, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की? देखो, बहुत सारे काम कुदरत कर रही है, प्रकृति कर रही है। क्या होता है, देखिए यहाँ पर सर्दियों के मौसम में बर्फ जम जाती है और गर्मियों में ये जो बर्फ है धीरे धीरे पिघलती है और नदियों के रूप में ये बहती है। और गर्मियों में ये नदियाँ, इन नदियों का गर्म पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है और फिर यह बादल और वर्षा के रूप में बरसात होती है। फिर इन नदियों में जल भर जाता है और बहुत सारे इलाके में बर्फ जम जाती है। तो सर्दियों में बर्फ का जमना, गर्मियों में बर्फ का पिघलकर पानी के रूप में बहना और लोगों को जल प्रदान करना। यहाँ के लोग इस गर्मियों के मौसम में इस जल को पीने के काम में लगाते हैं, खेती के काम में लगाते हैं और जल का उपयोग अनेक प्रकार से करते हैं। नहरों के रूप में उसको आगे बढ़ाते हैं, सिंचाई का काम करते हैं। फिर ये नदियाँ सागर में जाकर मिल जाती हैं फिर सागर से भाप बनकर फिर ऊपर जाती है, फिर मैदानी क्षेत्रों में वर्षा कराते हैं। इस प्रकार के जल चक्र एक प्रकार का चलता रहता है। तो प्रकृति जल संचय की व्यवस्था सम कर देती है। इसके बाद देखिए कटाऊ, ये गंगटोक का एक प्रसिद्ध स्थान है। हालांकि पर्यटन के रूप में ये विकसित नहीं हुआ है, लेकिन कटाऊ में किसी प्रकार की दुकान का न होना इसके लिए वरदान है। कैसे? इसका उत्तर देखिए। कटाऊ सिक्किम का एक खूबसूरत स्थान है, अनजान सी जगह है, कम लोग यहाँ आते जाते हैं। धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। यहाँ बर्फ का आनंद लेने के लोग अक्सर आते हैं और घुटनों तक बर्फ जम जाती है। तो बर्फ में चलने के लिए खास प्रकार के जूतों की आवश्यकता होती है, जो किराए पर उपलब्ध होने चाहिए। परंतु यहाँ कोई दुकान ही नहीं है, तो जूते किराए में कहाँ मिलें? तो दुकान ना होने का कारण से ये स्थान साफ और सुरक्षित है। यहाँ किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती। यहाँ की सुंदरता बरकरार रहती है। किसी आबादी बढ़ेगी तो पर्यटक आएंगे, दुकानें होंगी, पर्यटक आएंगे, प्रदूषण होगा, गंदगी होगी, गंदगी फैलेगी। तो ये सब अभी नहीं है। इसलिए लेखिका को लगा ठीक है, मुझे किराए के रूप में जूते नहीं मिले, परंतु क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर दुकान का ना होना इस स्थान के लिए वरदान है, ताकि ये गंदगी मुक्त बना हुआ है। तो सफाई के लिए
हम जागरूक रहें। यहाँ के लोग सफाई के लिए बहुत सतर्क रहते हैं। यहाँ के लोगों का एक और मानना है, यदि हम अपने आसपास की स्थान को गंदा करेंगे तो भगवान हमको सजा देंगे, ऐसी लोगों की मान्यता है। हम नदियों को गंदा करेंगे, हम भूमि को गंदा करेंगे, हम वायुमंडल को गंदा करेंगे, आसपास के परिवेश को गंदा करेंगे तो भगवान हमको सजा देंगे, ऐसा इनकी सोच है। इसलिए यहाँ के लोग सफाई पसंद हैं और ये दूसरों को भी सफाई, पर्यटकों को, बाहर से आने वाले लोगों को भी सफाई रखने की हिदायत देते रहते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद हम वहाँ के परिवेश के अनुसार खुद भी ढल जाते हैं और साफ सफाई का पालन करते हैं। तो जागरूक, यहाँ के लोग सफाई के लिए बड़े जागरूक हैं और इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। सुंदर, इस स्थान की सुंदरता बनी रहे, इस स्थान में सफाई का वातावरण बना रहे, यह स्थान किसी प्रकार से भी प्रदूषित ना हो, ये प्रयास यहाँ के लोगों का रहता है। इस कारण से कटाव में किसी दुकान का ना होना एक वरदान के समान है। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए आप क्या करें, ये सवाल भी परीक्षा में आता है। तो आज की पीढ़ी जो है स्वार्थी हो गई, इसलिए हम प्रकृति के साथ अनेक प्रकार के खिलवाड़ करते हैं। आज हम अपने लाभ के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काट रहे हैं, जिससे वन संपदा समाप्त हो रही है। वनों की समाप्ति होने से वन में रहने वाले जीव जंतु समाप्त होते जा रहे हैं। कुछ पशु पक्षियों की प्रजातियां भी समाप्त होने जा रही हैं। मनुष्य द्वारा नदियों के जल को प्रदूषित करने से जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कई स्थानों पर पानी की कमी और जल जीवों की संख्या भी कम होती जा रही है। पीने का पानी शुद्ध रूप में हमको उपलब्ध नहीं हो रहा है। शुद्ध पानी आज हमको नहीं मिल रहा, जो हम पानी पी रहे हैं वो अशुद्ध है। तो पहाड़ी प्रदेशों को काटकर हम उसे पर्यटन के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, जैसे जिससे प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट होता जा रहा है। स्थान स्थान पर पहाड़ों के जल झरने पर पर्यटकों के आने से प्रदूषण की वृद्धि हुई है। इसे रोकने के लिए गंभीर उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहला हम पर्यावरण को सुरक्षित और साफ रखने के लिए क्या करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, गंदगी ना फैलाएं, प्राकृतिक रक्षा के लिए नदियों को, वन को, पेड़ पौधों की रक्षा करें। विकास हो, लेकिन विकास के साथ साथ हम अपने प्रकृति का भी ख्याल रखें, उसको किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाएं। यह इसके अलावा देखो जो परीक्षा में और आ सकते हैं सवाल, उसको बता रहे हैं। जितेंद्र नौरके की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए। ये भी सवाल परीक्षा में आता है। इस यात्रा कथा में लेखिका ने हिमालय के किन किन रूपों का चित्र खींचा, अपने शब्दों में लिखिए। अच्छा, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्राकृतिक सौंदर्य और भौगोलिक स्थिति के और उसके जन जीवन के बारे में क्या क्या बातें बताई, विस्तार से लिखी। अच्छा, इसके अलावा देखिए इस लेसन में कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं जो परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कटाव को कहते हैं, क्यों? लेखिका के लिए किसका सौंदर्य असहनीय था? अच्छा, और सवाल है देखो, प्रेयर व्हील के बारे में आप क्या जानते हैं? सिक्किमी युवती से मिलकर लेखिका को क्यों अच्छा लगा?
इसके बाद देखिए प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर दिए, आदि आदि पाठ जो हैं वो जो सवाल हैं वो लेखिका को बहुत ज़्यादा प्रभावित किए हैं और ये सवाल अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं। अब हम आपको कुछ व्याकरण से जुड़े हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको बता रहे हैं। देखिए आपका वाक्य भेद सबसे पहला, व्याकरण में सबसे पहला पाठ है वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, फिर वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं उनके नाम लिखें। उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने हैं, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये सवाल परीक्षा में आता है। सरल वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये सवाल परीक्षा में आते हैं और इसका उत्तर आपकी ग्रामर किताब में साफ सुंदर अक्षर में साफ साफ लिखा हुआ है, उसको पढ़िए। अच्छा, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं उनके नाम लिखिए हैं। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य किसे कहते हैं, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मधुरिमा विद्यालय जाती है, शुभम बाजार जाता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, प्रार्थी ने पूजा की। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य की विशेषताएं, वाक्य में कुछ शब्द होते हैं, शब्द के कुछ अर्थ होते हैं। वाक्य में एक क्रम होता है, जैसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया होती है। हिंदी में इस प्रकार से वाक्य क्रम होता है, पद क्रम जिसको बोलते हैं। वाक्य के अंग बताया, उद्देश्य, विधि। तो परीक्षा में आपके ये सवाल आते हैं। इसके अलावा ऐसा भी आता है, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। जैसे माली को देखते ही बच्चे भाग गए, ये सरल वाक्य है। इस सरल वाक्य को जब हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो उत्तर होगा, बच्चों ने माली को देखा और वे भाग गए। सरल वाक्य में है, माली को देखते ही बच्चे भाग गए। वाक्य परिवर्तन कीजिए, इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलें। बच्चों ने माली को देखा और वे भाग गए। अच्छा, अब आता है सवाल, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलें। बिजली चमकी और वर्षा होने लगी, ये संयुक्त वाक्य है। इसको जब हम सरल वाक्य में बदलेंगे तो आंसर बनेगा, बिजली चमकते ही वर्षा होने लगी। वसंत आया और वृक्ष हरे भरे होने लगे, ये संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य में इसको बदलना है, वसंत आने से वृक्ष हरे भरे होने लगे। अब सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाएंगे, फिर मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाएंगे। ऐसा सवाल परीक्षा में आता है, जिसको बोलते हैं वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन। तो ये अभ्यास आपकी पुस्तक में सभी इन प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं और बहुत सारा एक्सरसाइज दिया है, जहाँ से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर पढ़कर समझने हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको हर प्रश्न उत्तर समझ में आएगा। कुछ समझ में ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं। हमने ये लेसन को 2 बार पढ़ा दिया है, समझा दिया। तो सवाल परीक्षा में
आते हैं, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। हैं? उसने मेहनत की, वह सफल ना हो सका, सरल वाक्य में बदलिए। एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी, मिश्र वाक्य में बदलिए। झूरी के दोनों बैलों को गया कि घर मजबूरन जाना पड़ा, संयुक्त वाक्य में बदलिए। ऐसा ब्रैकेट में दिया रहता है, सूचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन करिए। तो वाक्य परिवर्तन का कुछ नियम है, एक छोटे छोटे 1-2 नियम है, जिसको किताब में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और वैसा अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास करेंगे, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य अभ्यास कीजिए। 5-5 प्रश्नोत्तर को पढ़िए और लिखिए। इस प्रकार बार बार अभ्यास करने से आप प्रश्नोत्तर कार्य को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हम आपको बता रहे हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे आयुष पढ़ रहा है, आयुष पढ़ रहा है, आयुष करता है और पढ़ रहा है क्रिया है, तो इसमें एक कर्ता आयुष और एक क्रिया पढ़ रहा है, इसलिए यह सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य है, जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य किसी योजक के द्वारा जुड़े होते हैं, वहाँ संयुक्त वाक्य। जहाँ 2 स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक से जुड़े होते हैं, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। जैसे छात्र कक्षा में नाच रहे हैं और गीत गा रहे हैं। छात्र कक्षा में नाच रहे हैं, एक वाक्य है, गीत गा रहे हैं, दूसरा वाक्य है, और इन दोनों के बीच में और योजक लगा है, इस कारण से यह संयुक्त वाक्य है। और तीसरा और अंतिम वाक्य है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो और वह किसी योजक द्वारा जुड़े हों तथा उन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, तो वह मिश्र वाक्य। सरल शब्दों में कहें, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो परीक्षा में पास हो जाता, यदि मैं परिश्रम करता तो परीक्षा में पास हो जाता। ठीक है, आज हम आपको इतना ही बता रहे हैं। कल फिर किसी एक नए पाठ को लेकर नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। ग्रामर के प्रश्न उत्तर आप किताब में हमेशा पढ़ते हैं, जो आपके कोर्स में है, पूरा है। 10वीं की पाठ्यक्रम में ग्रामर क्वेश्चन पूरा रखा गया है, और उस ग्रामर भाग में आपको वाक्य भेद पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, रस पढ़ना है, पद परिचय पढ़ना है। ये सारा आपके कोर्स में है। आप धीरे धीरे एक एक लेसन को पढ़ते जाइए और समझने का प्रयास कीजिए। हमने सभी पाठ के प्रश्नोत्तर आपको बता दिए, समझा दिए। उम्मीद है आपको समझ में सब आ गया होगा। अब आप ग्रामर किताब से पढ़कर और अपनी समझ को मजबूत कीजिए और अपनी हर समस्या का समाधान कीजिए। कुछ पूछना हो तो हमसे 7894945066 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।